मेरी मौसी मुझसे जब भी मिलने आती तभी मेरे कान में कहती, तेरी ज़िंदगी तेरी माँ ने बर्बाद की है। मेरा नाम है मेहरुन्निसा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे पति भरत सुबह घर से निकले पर अभी तक नहीं आए थे। अंधेरा होने लगा था और बादल भी चमक रहे थे। आसमान पर चमकती बिजली दिखाई दे रही थी और फिर हर थोड़ी देर के बाद बिजली की कड़क सुनाई देती। ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे भरत की भी बड़ी फिक्र हो रही थी। वह अभी तक घर नहीं आए। कुछ देर बाद भरत घर आए। काफ़ी रात हो गई थी। उन्हें देखकर मेरी जान में जान आ गई। फिर डर के मारे मेरी आंखों में आंसू निकल आए थे। भरत ने मुझे रोता हुआ देखा तो पूछने लगे, तुम रो क्यों रही हो? भरत के सवाल पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, इतनी रात हो गई, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी और ऊपर से ये बारिश और बिजली का कड़कना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। भरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैंने कहा, भरत, मैं आपसे प्यार करती हूँ। भरत ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मगर मुझे तो तुमसे नफरत हो गई। तुमने 8 साल की शादी में मुझे दिया ही क्या है? औलाद की ख्वाहिश मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हमारी शादी को कितने साल हो गए पर तुम मुझे एक औलाद ना दे सकी। शादी के इतने साल तक मैंने इस बारे में कभी भी तुमसे बात नहीं की कि कहीं तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचेगी। पर अब बहुत हुआ। कब तक मैं यूं ही बे औलाद रहूँगा? इसलिए ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। मैं वहाँ तलाक के पेपर भिजवा दूँगी। ये भरत को क्या हो गया? मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। भरत की बातें सुनकर मैं बुत बने खड़ी भरत को हैरत से देख रही थी कि अचानक भरत को हो क्या गया। मुझे भरत ने ऐसे जुर्म की सज़ा सुनाई थी जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं रात भर रोते रह गई और वो पुरानी बातें याद आने लगी जब मुझे भरत से मोहब्बत हुई थी। मैं और भरत एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई और फिर बादल गरजने लगे थे तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। कॉलेज में सब मेरा मजाक बनाने लगे। तब आगे बढ़कर भरत ने मेरा साथ दिया था। वह मेरा क्लासमेट था। उसने कहा, मेरी छोटी बहन बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही बादलों के गरजने से डरती है। और फिर वो मेरे मन को बहलाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि मैं बादलों के गरजने से बिल्कुल भी ना डरूं। भरत ने उस दिन मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं उसके इस रवैये से बहुत खुश हुई थी कि कोई तो है जो मुझे समझ सकता है, वरना सभी तो मेरा मजाक बनाने लगे थे। फिर यूं ही हमारी दोस्ती हुई। धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। उस दिन से भरत मेरा बहुत ख्याल रखने लगा और यूं साथ पढ़ते पढ़ते हमारी पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई के बाद मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात चलने, एक दूर के रिश्तेदार में पापा ने मेरी शादी तय भी कर दी। पापा का फैसला सुनकर मेरा दिल घबराने लगा और मैंने तुरंत भरत के पास फ़ोन कर दिया और मैंने उसे बताया कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे इस बात पर भरत हंस पड़ा। कहने लगा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो इसीलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बात तुम कह नहीं पा रही हो। भरत ने ये सब कहते हुए मुझे प्रपोज कर दिया। मैं खुशी के मारे झूम उठी और जल्दी से फ़ोन रखकर बाहर निकल आई और अपनी माँ को ढूंढने लगी। देखा माँ कमरे में बैठी हुई थी। मैं जल्दी से उनके पास गई और कहा, माँ, भरत ने मुझे प्रपोज कर दिया है, इसीलिए आप लोगों ने जो मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वहाँ नहीं बल्कि भरत से शादी करूँगी, जो मेरा क्लासमेट है। मेरे इस बात पर माँ ने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर लगाया और कहा, अच्छा तो तुम अपने बाप की मर्ज़ी के खिलाफ जाओगी? ऐसा भूल कर भी मत सोचना। माँ का ये रवैया देखकर मैं बहुत दुखी हुई, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया था।
मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई और अपने आप को बंद कर लिया। रात में जब पापा घर आए तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो माँ ने उन्हें बताया। तो वो मेरे कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे, तुमने अपने आप को कमरे में क्यों बंद करके रखा हुआ है? उन्हें देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और सारी दास्तां सुना दी। पापा ने कहा, बेटा, पर मैंने उन लोगों को जुबान दे दी है, तुम्हारी शादी अब वहीं होगी। मैंने कहा, पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं भरत से बहुत प्यार करती हूँ और उनके बिना मैं नहीं रह सकती। पापा कुछ कहे बगैर ही मेरे कमरे से बाहर चले गए थे। मेरे बहुत समझाने पर मेरे घर वाले किसी तरह इस शादी के लिए मान गए थे और कुछ दिन बाद मेरी और भरत की शादी हो गई और मैं भरत की दुल्हन बन के उसके घर आ गई। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। भरत और भरत की पूरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है। वो लोग बहुत अच्छे लोग थे। हमारी ज़िंदगी कुछ यूं ही गुजर रही थी, पर शादी के 3 साल बाद भी जब मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ तो एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, बेटी, मैं चाहती हूँ कि हमारे भी घर बच्चे की किलकारियाँ गूंजे, पर तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं, तुमने मुझे कोई खुशी नहीं दी। मैं तो कहती हूँ कि तुम और भरत डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लो। उनके लाख समझाने पर भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मुझे लगा कि आज नहीं तो कल मुझे बच्चा हो ही जाएगा। डॉक्टर के पास क्या जाना। फिर हमारी शादी को धीरे धीरे 5 से 6 साल बीत गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन पाई। बच्चे की कमी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अब बड़ी से बड़ी खुशियाँ भी मेरे लिए अधूरी थी। एक दिन मेरी सास ने भरत को दूसरी शादी के लिए समझाते हुए कहा कि वो मरने से पहले अपने पोता पोती का मुंह देखना चाहती है। ये बात सुनकर तो मैं सन रह गई थी, क्योंकि औलाद मर्द की कमज़ोरी होती है, इसीलिए ना चाहते हुए भी भरत दूसरी शादी ज़रूर कर लेंगे। पर मैंने देखा जब भरत की माँ उन्हें दूसरी शादी के लिए मना रही थी तो भरत ने दूसरी शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। जब मेरी सास ने ज़्यादा जोर डाला तो भरत ने इस कचकच से दूर रहने के लिए उनका घर छोड़ दिया और हम दोनों एक किराए के मकान में। मैंने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई कि माँ, भरत मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शादी के इतने साल भी मैं उन्हें औलाद की खुशी नहीं दे पाई और उनके घर वाले उनकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, पर वे मुझसे बेहद प्यार करते हैं, इसीलिए नहीं मानी। आए दिन इस बात को लेकर हमारे घर में रोज़ रोज़ किचकिच होती थी। इस वजह से उन्होंने मुझे दूसरा घर लेकर दिया, जहाँ पर हम दोनों बहुत सुकून से रह रहे हैं। माँ ने कहा, चलो अच्छी बात है, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुमने अपने लिए बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। माँ की बातों पर मैं हंस पड़ी। हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। हम दोनों में तो कभी किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं था। हम पति पत्नी को देखकर ऐसा लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भरत का प्यार और मेरे प्रति उनका लगाव देखकर मैं कभी कभी सोचती कि शायद मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे भरत जैसे पति मिले हैं। पर अचानक ही भरत के बर्ताव में बदलाव आने लगा और उनका ये रवैया देखकर मैं सकते में आ गई और आखिरकार उन्होंने मुझे बच्चे का ताना देकर आज तलाक देने का फैसला कर ही लिया। मैं रात भर रोती रही। जब सुबह हुई तो मैंने अपने ज़रूरी सामान पैकिंग किए और बिना किसी से कुछ कहे अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाते हुए मैं सोच रही थी कि अगर मेरी माँ को पता चलेगा मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। यही सब सोचते सोचते मैं अपने मायके पहुँच गई थी। सुबह सुबह का वक्त था। मैंने देखा पापा चाय पी रहे थे। मुझे देखते ही मेरे पास आए और कहने लगे, क्या हुआ है सुजाता, तुम इतनी सुबह सुबह, सब कुछ ठीक तो है? मैंने कहा, नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं। भरत ने मुझे छोड़ दिया है, वो मुझसे तलाक लेना चाहता है। मेरी बात सुनकर पापा वहीं पर गिर पड़े थे। गिरने की आवाज़ सुनकर माँ किचन से दौड़ते हुए आई। हम लोग जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया उन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। कुछ दवाइयाँ दी और कहा इनका बहुत ख्याल रखना होगा। हम दवाइयाँ लेकर पापा को घर लेकर आ गए। घर आने के बाद मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी।
मेरी वजह से पापा की तबीयत ख़राब हो गई। माँ ने मेरे चेहरे को पढ़ लिया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, सुजाता, ये सब ऊपर वाले का करम है कि तुम्हारे पापा बच गए। तुम फिक्र मत करो, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम तो पहले ही बड़ी सज़ा से गुजर रही हो। माँ ने सांत्वना देते हुए मुझे बहुत समझाया था। उस दिन से मैंने माँ पापा की सेवा करने में जी जान लगा दी। पर मैं जब भी अकेली होती तो फूट फूट कर रोती कि मेरे साथ ये क्या हो गया। जो पति मुझसे इतना प्यार करता था, अचानक उसने मुझे छोड़ क्यों दिया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं बांझ थी, पर उसने एक बार भी इस बारे में मुझसे बैठकर बातें करने की नहीं सोची। खैर, मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी मेरी पड़ोस वाली आंटी आई थी। मैं उन्हें बचपन से ही मौसी बोलती हूँ। जब मौसी मेरे कमरे में आई तब मैं रो रही थी। मुझे रोता हुआ देख मौसी मेरे करीब आकर धीमी आवाज़ में कहने लगी, एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ, क्यों, क्या बात है? उन्होंने कहा, मुझे आजकल के लोगों को देखकर बहुत हैरत होती है कि वो किस तरह लोगों को बर्बाद होता हुआ देख खुश होते हैं। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मतलब है मौसी? उसके बाद उन्होंने जो कहा मैं तो सुनकर सन्न हो गई। उन्होंने कहा, तेरी इस हालत की जिम्मेदार तेरी माँ है। वो तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत खुश होती होगी। उनकी बात पर मैं झट से बिस्तर से उठकर बैठ गई। मैंने घबराकर कहा, आप ये क्या बोल रही हो? उन्होंने कहा, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। अभी वो मुझे कुछ बता दे। तभी अचानक मेरी माँ उस कमरे में आ गई और वो मौसी को गुस्से से घूरने लगी। माँ ने कहा, अरे कांता, तुम यहाँ पर बैठकर बातें कर रही हो और उधर तुम्हारा बेटा तुम्हें ढूंढ रहा है। मौसी माँ की बात सुनकर तुरंत अपने घर चली गई। मौसी के जाने के बाद मेरी माँ ने मुझसे कहा, सुजाता, कांता से ज़्यादा बात मत किया करो। ये एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। ये लोगों के घर आधा अधूरा बातें सुनकर इधर उधर से बातों को फैलाती है। मैंने कहा, माँ, पर मौसी तो शक्ल से ऐसी नहीं लगती। न जाने मेरी माँ को कांता मौसी से किस बात की चिढ़ थी। उन्होंने कहा, तुम शक्ल सूरत पर मत जाया करो। शक्ल सूरत से तो तुम्हें भरत भी बहुत अच्छा लगता था, याद है ना? तुम भरत के प्यार में कैसी पागल हुई थी कि मेरे और अपने पापा की भी बात तुमने नहीं सुनी थी, और हमारे लाख समझाने के बाद भी तुमने उससे शादी करने के लिए हमें मना ही लिया। और अब देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारे प्यार का उसने मान रखा। औलाद तो बहुत लोगों को नहीं होती, तो क्या वे अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं? माँ की बातें सुनकर तो मैं कांप गई थी। फिर वो जोर से दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई। कौन से दिन मुझे याद आ गए थे, उसे सोचकर तो मेरा सर फटने लगा। मैं कमरे से बाहर निकली और हाथ मुंह धोकर सोफे पर आकर बैठ गई थी। अब मैं पहले जैसी नहीं थी, जो छोटी छोटी बातों पर आसमान सर पर उठा लिया करती थी। अब तो मैं तलाक जैसा बोझ भी बर्दाश्त करके बैठी थी। मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर माँ ने मेरी तरह बड़ी हैरत से देखा था। फिर उन्होंने मेरे लिए खाना लगाया और हम सब मिलकर खाना खाने लगे। एक दिन जब फिर हमारे घर मौसी आई तो माँ वहाँ से जा नहीं रही थी। खूब इधर उधर की बातें करी। फिर माँ जैसे ही उठकर बाथरूम गई, कांता मौसी ने मेरे कान में वही बात फिर से दोहराई, लेकिन आज की बात उनकी बहुत सख्त थी। उन्होंने कहा, मेरी माँ माँ नहीं बल्कि डायन है, जिसने तेरे साथ ये सब किया और तू बेऔलाद रह गई और तेरे पति ने तुझे तलाक दे दी। अभी मैं उनसे कुछ पूछती तभी माँ कमरे में आ गई और मौसी से कहने लगी, चलो कांता, आज शॉपिंग पे चलते हैं। तू तैयार हो गया। माँ की बात सुनकर मौसी फिर चली गई। पर उस दिन से मैं मौसी की बातें सुनकर उलझ गई थी कि आखिर ये सब क्या है। मौसी बार बार मेरी माँ को दोषी क्यों ठहराती है? क्या वो सच बोल रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मेरी माँ को मेरी खुशियों से क्या जलन होगी? वो तो मुझे खुश देखना चाहती है, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत से सवालों ने जन्म ले लिया था कि अगर मेरी माँ ने मेरे साथ ये सब नहीं किया तो मौसी के घर मुझे क्यों नहीं जाने देती। ज़रूर मेरी मौसी के पास मेरी माँ का
कोई गहरा राज था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी माँ का ये राज पता करके ही रहूंगी, मगर इससे पहले कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह सोकर जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे एहसास हुआ कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो निढाल सी लेटी हुई थी। मैं उनके पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरे दिल पर बहुत बोझ है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अभी माँ यही कह रही थी कि अचानक वो बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा उन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। उनके 3 वॉल्व बंद हैं, उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने ऑपरेशन फॉर्म जल्दी से भरा। पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं पैसे लेने घर आ गई। मुझे माँ के कमरे से पैसे लेने थे। मैं जल्दी से उनके कमरे में गई और उनकी अलमारी खोला तो उनकी तिजोरी में पैसे पड़े थे और साथ में एक डायरी थी। मुझे याद आया कि माँ डायरी लिखा करती थी, मगर मैं जैसे ही उनके पास जाती थी वो डायरी छुपा लेती थी। आज मेरी माँ की डायरी मेरे हाथ लग गई और मजबूर होकर मैंने डायरी खोली तो पहले पेज पर ही लिखा था कि महेश ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये देखकर तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मेरी माँ और मेरे पापा में तो बहुत प्यार था। फिर माँ ने ऐसा क्यों लिखा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं माँ की डायरी पढ़ने लगी। आगे आगे पन्ने पलटते हुए जैसे ही मैं पढ़ते जा रही थी, वो मेरा दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। माँ ने लिखा था कि मेरी शादी महेश से बहुत मजबूरी में हुई थी। हम 6 बहनें थीं और मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, जो हमें पढ़ा लिखा भी नहीं सकते थे और 2 वक्त की रोटी भी हमें बहुत मुश्किल से मिलती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी मेरे घर वालों ने मेरी शादी महेश से कर दी, जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे और एक बेटी के बाप भी थे। महेश ने पहली रात मुँह दिखाई के तोहफा में मुझे अपनी 2 साल की बेटी मेरे गोद में डाल दी थी। बच्ची बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता। मुझे सुजाता से नफ़रत थी, लेकिन पति की खुशी की खातिर मैं उसका ख्याल करती, क्योंकि महेश मुझसे उम्र में बड़े ज़रूर थे, पर वो मुझसे प्यार बहुत करते थे। कुछ दिन बाद मेरे अंदर भी एक ख्वाहिश ने जन्म ले लिया कि मैं भी माँ बनूं, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 10 साल बाद भी जब मैं माँ ना बनी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम बांझ हो, तुम कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। ये बात सुनकर तो मेरा दिल फूट फूट कर रोने लगा। मेरी ज़िंदगी एकदम को उचाट नज़र आ रही थी। लेकिन जब महेश को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि तुम फिक्र क्यों करती हो, हमारे पास तो एक बच्ची है और हमारे लिए यही बहुत है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। महेश की इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। फिर मैंने सुजाता को दिल से अपना लिया था और सगी औलाद से बढ़कर प्यार और मान देने लगी। दिन यूं ही गुजरने लगे, यहाँ तक कि सुजाता बड़ी हो गई और हम उसकी शादी के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन एक दिन महेश का एक दोस्त हमारे घर आया। महेश और वो दोनों गेस्ट रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। मैं चाय लेकर अभी दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी, तभी अपना नाम सुनकर रुक गई। महेश का दोस्त कह रहा था कि भाभी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने तुम्हारी बेटी को अपनी सगी औलाद से बढ़कर प्यार दिया है। तो फिर महेश ने कहा, ऐसा ही कुछ है, लेकिन इन सब में मेरे अपने दिमाग ने भी बहुत काम किया है। इस बात पर उनके दोस्त ने पूछा, क्या? तो महेश ने कहा, मुझे पूरा यकीन था कि अगर सरिता की अपनी कोई औलाद हुई होती तो सुजाता को वो माँ का प्यार नहीं दे पाएगी, इसीलिए मैं उसके खाने में ऐसी दवाइयाँ मिलाया करता था जिससे वो माँ ना बन सके, और यूँ मैंने सरिता से माँ बनने का हक छीन लिया। महेश की ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मन में आया कि महेश को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊं। फिर सोचा कि जिस बेटी की खातिर उसने मुझे बर्बाद किया, चाहे कुछ भी हो, मैं भी उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी।
और उसी दिन से मुझे पता चला था कि सुजाता ने अपने लिए लड़का पसंद कर दिया है, और इसीलिए मैंने उसे एक थप्पड़ भी दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उसकी मर्जी के मुताबिक हो। और मैंने अपने दूर के रिश्तेदार में पता करके उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढ भी लिया था, जो लड़का बहुत शराबी था। पर सुजाता ने अपनी ज़िद में आकर उसी लड़के से शादी की जिससे वो बहुत प्यार करती थी, और वो लड़का भी उससे प्यार करता था। और मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि शादी के बाद सुनाई पड़ा कि सुजाता अपने घर में बहुत खुश है। लेकिन मैंने एक तरकीब निकाली। सुजाता ने जहाँ पर शादी की थी उसका घर हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर ही था। इसीलिए जो नौकरानी सुजाता के घर पर काम करती थी, मैंने किसी तरह उसे अपने घर बुला लिया और उसे ढेर सारे पैसे दिए, और नौकरानी की मदद से मैंने वही गोली सुजाता के खाने में मिलाने को कहा जिससे सुजाता कभी माँ न बन सके। क्योंकि जिस तरह मैं माँ बनने की खुशी के लिए तड़पती थी, मैं चाहती थी कि सुजाता को भी वही तड़प मिले और उसका पति उसे तलाक दे दे। सुजाता को औलाद की खुशी तो नहीं मिल पाई, पर मुझे सुनाई पड़ा कि उसके पति के प्यार में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि वो तो उसका पहले से भी ज़्यादा उसका साथ देता है और ख्याल करता है। इसीलिए मैंने बदले की आग में एक दिन भरत को घर पर बुला लिया और सुजाता की एक झूठी रिपोर्ट उसके सामने रख दी, और उसे बताया कि सुजाता ने शादी से पहले कई बार अपना अबॉर्शन करवाया है, और वह जानबूझकर कुछ ऐसी दवाइयाँ लेती है जिससे उसे बच्चा ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा होने से उसकी खूबसूरती ढल जाएगी। और जब भी यहाँ पर आती है तो उसके बहुत से बॉयफ्रेंड उसे मिलने आते हैं, और इसीलिए वह अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहती है ताकि उसके बॉयफ्रेंड उसकी तारीफ़ें करें और उस पर जान छिड़के। मेरी बात सुनकर भरत सन रह गया था। भरत ने कहा, पर ये सब बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? वो तो आपकी बेटी है। तो मैंने भरत से कहा, बेटा, भले ही मैं सुजाता की माँ हूँ, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती, क्योंकि उसका लड़कों से मिलना और लड़कों के साथ घूमना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये सब तुम्हें बताना पड़ा ताकि तुम उसे समझा सको। इस बार तीर ठिकाने पे लगा और भरत ने सुजाता को तलाक दे दी और मेरा बदला पूरा हो गया। मगर ना जाने ये बदला पूरा करके भी मुझे सुकून नहीं मिला। मेरी ममता बेचैन हो गई कि भले ही मैं उसकी अपनी सगी माँ नहीं हूँ, पर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। मैं जब जब सुजाता को देखती हूँ मेरे दिल में दर्द होने लगता है। मैंने बहुत गलत किया है। एक मर्द की सज़ा उसकी बेटी को दे दी। जी चाहता है कि मर जाऊं। सुजाता से भी माफ़ी नहीं मांग सकती। आगे देखा तो डायरी खाली थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ। मैंने अपने आंसू साफ किए और जल्दी से अस्पताल गई। अस्पताल जाते ही मुझे पता चला कि माँ इस दुनिया से चल बसी। मैंने ना चाहते हुए भी माँ को दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि शायद उनकी गलती नहीं थी। गलती तो पापा की थी, जिन्होंने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, और उसी की वजह से पापा अपने किए की सज़ा बिस्तर पर काट रहे हैं। कुछ दिन बाद मैंने वो डायरी भरत को दिखाई। भरत वो डायरी पढ़कर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी, और फिर से उन्होंने मुझे अपना लिया, क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्यार करते थे। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। मेरी दुनिया सालों पहले महक रही थी। लगा था मेरे हाथ एक बाग लगा है। आज झुलसा बैठी हूँ हाथों को। क्या खबर थी फूलों का, बाग नहीं आग
लगी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।